हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर गेट 2025 के लिए हमारा जो अभी यूनिट चल रहा है वो है प्लांट फिजियोलॉजी, और इसमें जो टॉपिक है वो है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में हमने काफी सारी चीजें कवर अप कर ली थी। हमने देख लिया था लाइट रिएक्शन जब होती है तो क्या क्या हमें बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब वो जो बाई प्रोडक्ट्स हमें मिले थे उनका यूज हम क्या है डार्क रिएक्शन में करने वाले हैं। तो क्या क्या अपन को बाई प्रोडक्ट मिला था जब लाइट रिएक्शंस हुई थी, तब हमें मिला था एटीपी एंड NADPH प्लस मिस ऑक्सीजन यानी O2। तो O2 जो होती है वो तो ह्यूमंस जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में यूज में ले लेते हैं। एंड देन जो दो प्रोडक्ट्स बचे हैं एनर्जी प्रोडक्ट्स होते हैं ये एटीपी एंड NADPH, इनको हम डार्क रिएक्शन में यूज में लेते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब यहाँ पर हमारे एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, कैसे डेवलप होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है, जो H प्लस होता है हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स के टूटने से, इस H प्लस की वजह से क्या है यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। तो किस तरह से वो काम करता है, ये सब चीजें हम आज के चैप्टर में कवर अप करेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे डार्क रिएक्शन कौन कौन सी होती है। जैसे कि फर्स्ट है C3 साइकिल बोला गया है, उसको C3 को C3 इसलिए बोला गया है, उसमें फर्स्ट स्टेबल जो कार्बन बनता है, सॉरी मॉलिक्यूल बनता है, वो 3 कार्बन का होता है। उसके बाद C4 होगी, कैप देखेंगे, ये सारी साइकिल्स हम कवर करेंगे जितनी आज होती है आज की क्लास में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। आपको बता दिया है प्रोटॉन्स क्या होते हैं, H प्लस आयंस होते हैं जिनको प्रोटॉन बोला गया है। अब यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने के। तो सबसे पहले वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, तो आपको पता है H2O जब स्प्लिटिंग होती है तो वो H प्लस आयन में प्लस में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लस में ऑक्सीजन में वो क्या है ब्रेक डाउन होता है। तो 2 मॉलिक्यूल अगर लेंगे तो यहाँ 4 हाइड्रोजन आ जाएगा, 4 ही इलेक्ट्रॉन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का स्प्लिट होता है। यहाँ मैं ये भी एक ही बना देती हूँ, इस तरह से 4H प्लस, ठीक है, इनको ही प्रोटॉन बोला गया है। टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। जो हमारे थाइलेकोइड, इस तरह से थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है, उसका जो ये वाला साइड है ल्यूमेन, इसको बोला गया है ये है इनर साइड, ठीक है। The protons or hydrogen ions that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of the thylakoid। जो थाइलेकोइड का जो ल्यूमेन वाला भाग है, यहाँ होता है ये सब चीजें। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं थ्रू द फोटोसिस्टम, जो हमने दोनों पढ़े थे, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड। प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस हैपेंस बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है वो हमारे फियोफाइटिन होता है। फिर उसके बाद ये लोकेटेड रहता है हमारे आउटर साइड ऑफ जो मेम्ब्रेन होती है उसके आउटर साइड की तरफ, इस तरह से यहाँ प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन H प्लस कैरियर, जो होता है हाइड्रोजन जो कैरियर है वो, जो कि प्लास्टोक्यूनोन होता है PQ, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स होता है प्लास्टोक्यूनोन्स, वो moves a proton from the stroma। स्ट्रोमा रीजन जो होता है, स्ट्रोमा रीजन कौन सा होता है, इस तरह से हमारे थाइलेकोइड सॉरी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक लगे रहते हैं। एंड जो ये लिक्विड पार्ट होता है इसको बोला गया है हमारे स्ट्रोमा। जबकि ट्रांसपोर्टिंग होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं उनको तो मूव किया जाता है, हटाया जाता है स्ट्रोमा रीजन से, जबकि ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रोमा वाले रीजन में, ये चीज बोली गई है। फिर जो मॉलिक्यूल्स है पासिस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर, यहाँ इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम F है, on the inner side of a membrane the proton is released into the inner side or the lumen side of the membrane, ठीक है। किस तरह से हमारे जो है H प्लस प्रोटॉन जो ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है वो चीजें हम देख रहे हैं। पहले फियोफाइटिन के पास जाता है सबसे पहले, फिर उसके बाद ये कहाँ लोकेटेड रहता है, वहां से कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, वो चीजें यहाँ बताई हुई है। क्योंकि ग्रेडियंट हमारे कैसे होता है, जैसे कि सपोज हमारी ये कोई मेम्ब्रेन है, अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा H प्लस आयन प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या है ग्रेडियंट डेवलप हो गया इनर साइड में, जबकि आउटर साइड में H प्लस कम है तो यहाँ क्या है ग्रेडियंट कम हो गया। तो इस तरह से मेम्ब्रेन की कौन सी साइड में ग्रेडियंट डेवलप होगा वो चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और ये चीज हम पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो
उसके जो स्ट्रोमा रीजन है या थाइलेकोइड रीजन है उसके अंदर। NADP रिडक्टेस एंजाइम लोकेटेड होता है थाइलेकोइड स्ट्रोमा साइड में ऑफ द मेम्ब्रेन। जो लिक्विड पार्ट है ये वाला क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हमारी ये है, तो इसका लिक्विड पार्ट है, इसको स्ट्रोमा बोला गया है। उसके अंदर क्या है, हमारे NADP रिडक्टेस एंजाइम जो है वो लोकेटेड रहता है अलोंग विद इलेक्ट्रॉन्स दैट कम फ्रॉम द एक्सेप्टर of electrons of photosystem first proton are necessary for the reduction of NADP। यहाँ क्या बोला गया है, लैंग्वेज में साफ साफ लिखा हुआ है हमारे क्या है, जो H प्लस प्रोटोन जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं हमारे किसके रिडक्शन के लिए, NADP को NADP H2 में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि अगर हमारे NADP एंजाइम अगर हमारी रिडक्टेस एंजाइम प्रेजेंट है तो इसको क्या है NADPH2 में कन्वर्ट होने के लिए क्या है, यहाँ पर H प्लस मतलब कि जो प्रोटोन है वो आवश्यक होते हैं या नेसेसरी होते हैं, उसके बाद ही क्या है NADPH2 का फॉर्मेशन हो पाता है NADP रिडक्टेस एंजाइम के थ्रू। दिस प्रोटोन आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द स्टोमा। ठीक है, फिर है विद इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटोन जो होता है इन द स्टोमा डिक्रीज इन नंबर। स्टोमा रीजन से यहाँ क्या है, हटाए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है H प्लस का नंबर कम हो जाता है। वाइल जो ल्यूमर होता है उसके अंदर क्या है, एक्यूमुलेशन होता है स्ट्रोमा का। दिस क्रिएट ए प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन एज वेल एज ए मेजरेबल डिक्रीज इन द pH ऑफ ल्यूमर। यहाँ क्या है, जहाँ जितना ज्यादा H प्लस प्रेजेंट होगा जो हमारी pH होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, हमारी pH 7 से कम होने लग जाती है, मतलब डिक्रीज होगी। pH 7 से यहाँ क्या होगी, लो होगी। जहां जितने ज्यादा H प्लस होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वहां उतना ही जो pH है वो हमारा डिक्रीज होगा। डिक्रीज करने का मतलब है एसिडिटी की तरफ हमारे जो pH है वो खिसकता जाएगा, तो मतलब 7 से कम होगा। और जहां OH ज्यादा होता है वहां हमारा जो pH होता है pH 7 से क्या है, हाई होता है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, स्ट्रोमा वाले रीजन में तो डिक्रीज होगा, तो सीधी सी बात है जो ल्यूमर है थाइलेकोइड का उसके अंदर क्या है, हमारे जो pH है वो डिक्रीज होता जाएगा। कहने का मतलब 7 से कम होगा, और इसका मतलब वहां क्या है, प्रोटॉन्स का जो ग्रेडियंट होता है वो बहुत ज्यादा बनता हुआ जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, दिस ग्रेडियंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट that leads to synthesis of ATP। ठीक है, ये ग्रेडियंट जो होता है इस ब्रेकडाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्टोमा थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ऑफ द CF, इसको नोट बोला गया है, ऑफ द ATP सिंथेस। ठीक है, अब ATP सिंथेस एंजाइम जो है उसकी मशीनरी बताई गई है, इसके कुछ डायग्राम भी है, मैं आपको समझाऊंगी एक बार। तो यहाँ क्या क्या है, एटीपी सिंथेस एंजाइम बना होता है दो पार्ट से। एक तो होता है उसका CF नोट और एक होता है CF1। अगर हम यहाँ देखें, हाँ ये देखो, ये है जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो दसा हुआ लगा हुआ जो पार्ट होता है CF नोट है, और जो बाहर की ओर निकला हुआ है CF1। तो CF नोट जो होता है अम्बेडेड होता है, हमारे दसा हुआ रहता है मेम्ब्रेन में एंड फॉर्म ए ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल, एक मेम्ब्रेन चैनल बनाता है दैट कैरीज आउट, फैसिलिटेट करता है डिफ्यूजन को ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और F1 जो होता है वो क्या करता है, आउटर साइड में प्रोट्रूड या लटका हुआ रहता है बाहर की तरफ इस तरह से ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड दैट फेस द स्टोमा। ये इस तरह से क्या है, लटका हुआ इस तरह से रहता है। तो ये वाला साइड जो है ये तो इसका मेम्ब्रेन में दसा हुआ रहता है CF नोट वाला, और CF1 वाला क्या है इस तरह से रहता है और स्टोमा रीजन को टच करता है, इस तरह से प्रेजेंट रहता है। अब है हमारे हीमोऑस्मोसिस की रिक्वायरमेंट्स, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, प्रोटॉन पंप होता है, ग्रेडियंट काम करता है, एटीपी सिंथेस एंजाइम्स यहाँ वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं एटीपी सिंथेसिस का एक्शन कैसे होता है। ब्रेकडाउन होता है ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कॉज ए कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द CF1 particle of the ATP synthesis, which makes the enzyme synthesize several molecules of energy packed ATP की फॉर्म में पैक रहते हैं। अब है रेडिएशन
or light energy is used to pump protons across a membrane to create a gradient or high concentration of protons within the thylakoid lumen. ठीक है, अब हम देखते हैं इस डायग्राम को समझते हैं। हमारे ये क्या बताया गया है, ये है हमारे थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। अगर इसको ओवरऑल मैं इस तरह से बनाना चाहूँ तो ये है हमारा पूरा क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब उस क्लोरोप्लास्ट के ऊपर क्या है हमारे, ये वाला जो लिक्विड पार्ट है ये हमारा हो गया स्ट्रोमा। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रोमा रीजन। ठीक है, अब स्ट्रोमा ये हो गया और उसके अंदर ये क्या है हमारे थाइलेकॉइड प्रेजेंट है। ये वाली जो डबल मेम्ब्रेन है ये है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये आपको ध्यान रखनी है। अब ये है अंदर वाला पार्ट थाइलेकॉइड का ल्यूमेन, ये है थाइलेकॉइड का ल्यूमेन पार्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रोमा वाला पार्ट और ये है ओवरऑल हमारा क्लोरोप्लास्ट जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब आप पूरे स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। अब है यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है, स्ट्रोमा रीजन भी क्या है, लो H+ है, मतलब H+ जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है यहाँ कम है। सीधी सी बात है, जहां कम होगा तो उसका अपोजिट साइड में क्या है, बहुत ज्यादा हाई होगी H+ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ देखो ल्यूमेन वाले पार्ट में प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो हाई है, जबकि स्ट्रोमा वाले पार्ट में प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो लो है। अब यहाँ सबसे पहले जो है लाइट गिरती है फोटोसिस्टम सेकंड के ऊपर, जो कि P680 का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे हाफ मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन का, और H+ ग्रेडियंट यहाँ बन रहा है, सॉरी H+ प्रोटॉन यहाँ रिलीज हो रहा है वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से। फिर यहाँ क्या हो रहा है, H+ हमारे यहाँ PQ से PQH2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब प्लास्टोक्यूरोन। प्लास्टोक्यूरोन से ये डायरेक्ट जाएंगे प्लास्टोसाइरिन के पास, PC के पास, या फिर ये H+ जो होते हैं वो नीचे हमारे ल्यूमेन वाले पार्ट में भी रिलीज हो रहे हैं इस तरह से, ये देखो। ठीक है, अब प्लास्टोक्यूरोन से ये जा रहा है हमारे फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास, जो कि लाइट एब्सॉर्ब करता है P700 की। यहाँ से ये जाते हैं FT, FNR, और यहाँ पर क्या होता है, NADP एंजाइम जो होता है, रिडक्टेज एंजाइम, NADP को NADPH2 या H में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, इस तरह से हमारे NADPH बन गया है। अब ATP बनाना है, तो इस तरह से यहाँ जो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ काम कर रहा है, बहुत ज्यादा H+ इकट्ठे हो चुके हैं। इन H+ क्या करते हैं, ATP सिंथेज यहाँ हमारी प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये इसका CF नोट वाला पार्ट है, ये है CF1 वाला पार्ट। तो यहाँ से क्या है, हमारे H+ जो होते हैं वो बाहर आते हैं, एंड ADP + PI जो यहाँ पड़ा हुआ रहता है वो ATP में कन्वर्ट होता है। इस तरह से हमारी ये वाली प्रोसेस वर्क करती है। तो आपने समझ लिया होगा कैसे, कहाँ पर किस तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है और किस तरह से हमारे ATP + NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में, अगर फिर भी नहीं आती होगा, एक से दो बार आप इस रिकॉर्डिंग को चलाना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ बस कुछ नहीं है, प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ क्या है, ATP+ में NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं हमारे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं का ही यूज में आता है, इसलिए क्या लाइट इंडिपेंडेंट या इसको डार्क बोला गया है। द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस आर ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन, ये आपको मैंने बता दिया है। अब हम यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, डिफ्यूज आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जबकि हमारे ATP एंड NADPH जो है उसको यूज करता है टू ड्राइव द प्रोसेस लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ फूड, जो कि हमारे होता है शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज। दिस इज बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस does not directly depend on the presence of light, but it depends on the products of the light reaction. अभी मैंने ये चीज आपको बताई थी, ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं होता है लाइट के ऊपर, बट लाइट के अंदर जो बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ये क्या है, डिपेंड होता है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट इज ATP, NADPH, और इसके अलावा होता है हमारे बिसाइड यहाँ कहाँ पे लिया जाता है, CO2 एंड वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, फ्लूइड ऑफ स्ट्रोमा, जो स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है, स्ट्रोमा कौन सा पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होता है उसको ही स्ट्रोमा बोलते हैं। ये चीज मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर समझे थे तब बताया था। and also called Black-Belt reaction or biosynthetic phase. It is a
रिडक्टिव स्टेज, क्योंकि यहाँ पर क्या है CO2 का रिड्यूस्ड होता है, CO2 हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसको रिडक्टिव स्टेप भी बोला गया है फोटोसिंथेसिस का। डार्क रिएक्शन ऑपरेट्स इन डिफरेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थ्रू 3 डिफरेंट वेज। फर्स्ट होता है हमारे C3 पाथवे, C4 पाथवे एंड कैम्प पाथवे। ठीक है, डार्क रिएक्शन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पाथवे के थ्रू ऑपरेट होती है। 3 पाथवे है यहाँ पर, C3, C4 एंड कैम्प पाथवे। C3 पाथवे जो होता है कंसिस्ट ऑफ ओनली C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल, जबकि C4 पाथवे एंड कैम्प पाथवे जो होता है कंसिस्ट ऑफ बोथ C3 साइकिल प्लस में एंड में C4 साइकिल। Calvin cycle occurs in all photosynthetic organisms. It does not matter whatever they have C3 और C4 pathway। यहाँ क्या है, जो C3 pathway होता है इसके अंदर ही क्या है C4 pathway भी चलता है इसी के अंदर ही, एंड C4 एंड कैम्प पाथवे जो होता है C4 के अंदर चलता है। कहने का मतलब जो है C3 प्लांट्स जो होता है इनके अंदर क्या है C3 साइकिल भी चलती है और इसी के अंदर क्या है C4 साइकिल भी चलती है। C4 प्लांट्स के अंदर क्या है कैम्प साइकिल चलती है। इस तरह से ये साइकिल्स हमारे काम करती है। पूरा हम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से अपने आप से क्लियर होता हुआ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट है हमारे कैल्विन, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। C3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है हमारे वो 3 कार्बन का बनता है। The use of radioisotope C14 by Kelvin in algae, chlorella algae जो थी photosynthetic study की थी, lead to discovery that the first CO2 fixation product is a C3 carbon organic acid called 3-phosphoglyceric acid। इसलिए इसको 3 PGA बोला गया। ये हमारे 3 कार्बन का था फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, it has a 3 carbons, thus cycle named C3 cycle। वेलवन कैल्विन एंड इनके को-वर्कर्स थे, सबने मिलकर के वर्क किया। द होल पाथवे एंश्योर दैट द पाथवे ऑपरेट इन साइकिल मैनर, मतलब साइक्लिक मैनर में ये पाथवे इस तरह से हमारे रन होता है। फर्स्ट स्टेबल कार्बन जो होता है 3 कार्बन का होता है प्रोडक्ट जो हमें मिलता है। एंड यहाँ पर क्या है RUBP जो होता है वो रीजनरेटेड होता है, मतलब कि फिर से बनता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। कैल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 3 स्टेजेस। यहाँ 3 स्टेज में ये होता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, यहाँ कार्बोक्सिलेशन होता है, सेकंड में रिडक्शन होता है एंड थर्ड में क्या होता है रीजनरेशन होता है। इस तरह से 3 स्टेजेस में क्या है हमारे पाथवे पूरा कंप्लीट होता है। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन, सेकंड है रिडक्शन, थर्ड है रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, इट इज द फर्स्ट क्रूशियल स्टेप होता है। यहाँ पर क्या है रूबिस्को एक एंजाइम होता है, ये यहाँ पर काम करता है। अब रूबिस्को एंजाइम क्या होता है, इसके पास 2 प्रॉपर्टीज होती है। एक तो होती है कार्बोक्सिलेशन की, एक होती है ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी। अब एक बार में क्या है इसके पास एक ही बाइंडिंग पॉकेट होता है इस तरह से। ये एक ही बाइंडिंग पॉकेट क्या है, ये कार्बोक्सिलेशन की तरह भी काम करता है, ऑक्सीजनेशन की तरह भी काम करता है। तो एक बार में ये एक ही फंक्शन कर सकता है। तो क्या करता है ये, इसके पास क्या ड्यूल नेचर होता है, दोनों नेचर होता है, लेकिन एक बार में एक करता है। अगर इसके पास क्या है, इसको CO2 ज्यादा मिलता है तो अलग फंक्शन करता है, एंड CO2 कम मिलता है तो ये अलग टाइप से फंक्शन करता है। इस CO2 के अवेलेबिलिटी पर ही डिपेंड करता है कि ये कार्बोक्सिलेशन वाले प्रोसेस करेगा या ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस करेगा, इसलिए इसके नेचर को ड्यूल बोला गया है। एंड दिस स्टेप विल डिटरमाइंस व्हाटएवर कैल्विन साइकिल रन और फोटो रेस्पिरेशन। तो इसका जो ड्यूल नेचर है इसी यही क्या है डिपेंड करता है, डिटरमाइन करता है कैल्विन साइकिल रन होगी कि नहीं होगी। In this step, CO2 is utilized for the carboxylation of RUBP। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ऑक्सीजन अगर यूटिलाइज्ड होता है, काम में लिया जाता है कार्बोक्सिलेशन स्टेप पे, तो यहाँ पर क्या है ऑफ द RUBP के थ्रू। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम रूबिस्को। यहाँ रूबिस्को एंजाइम काम करता है, which result in the formation of 2 molecules of 3 PGA।
3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है हमारे रूबिस्को एंजाइम के थ्रू। और सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन स्टेप में हमारे RUBP काम में आता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब हम देखते हैं रूबिस्को किस तरह से हमारे फंक्शन करता है। अब रूबिस्को का सबसे पहले हमें याद होना चाहिए फुल फॉर्म क्या है। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। ठीक है, इसके ड्यूल नेचर होता है, फर्स्ट होता है कार्बोक्सिलेज, सेकंड होता है ऑक्सीजनेज इसका नेचर। इट फॉर्मल नेम वाज कार्बोक्सी डिसब्यूटेज। ठीक है, अब रूबिस्को एंजाइम जो है कंसीडर किया गया है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ। सबसे ज्यादा अर्थ पर पाए जाने वाला हमारे एंजाइम है या प्रोटीन है वो रूबिस्को एंजाइम ही होता है। ये आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका ड्यूल नेचर है, थस कैपेबल होता है बाइंड करने के लिए ऑक्सीजन से या फिर CO2 से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीजन से ये बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन होगी, और CO2 से अगर बाइंड करेगा तो कार्बोक्सिलेज रिएक्शन होगी। ऑल्दो द एंजाइम हैज मोर एफिशिएंसी के साथ ये वर्क करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर होती है तो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ ही क्या है वर्क करता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉम्पिटिटिव विथ एक्टिव साइट। यहाँ क्या है, दोनों, एक इसके पास बाइंडिंग पॉकेट होता है, अब इसके पास कार्बोक्सिलेशन होगा या ऑक्सीजनेशन होगा। CO2 आएगा तो क्या है कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है, एंड ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ क्या है ऑक्सीडेज प्रोसेस होगी। बट यह इस तरह से कॉम्पिटिशन होता है कि दोनों में से कौन सी प्रोसेस होगी, और ये ज्यादा इफिशियंसी के साथ काम करता है हमारे CO2 के साथ। It is a relative concentration of oxygen and CO2 in the stroma of chloroplast that determines which of the two will bind to the enzymes। तो यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की CO2 स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये डिटरमाइन करती है कि एंजाइम में कौन सी रिएक्शन होगी, कार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन होगी या ऑक्सीडेज वाली प्रोसेस होगी। ये डिटरमाइन करती है हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, मैग्नीशियम एंड रेड लाइट जो होती है नेसेसरी होती है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम रूबिस्को। रूबिस्को एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए क्या है, मैग्नीशियम आयन प्लस में रेड लाइट जो होती है हमारी वो नेसेसरी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट प्लस में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या है हमारे रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में ये इंटरमीडिएट बनाता है 2 कार्बोक्सी 3 कीटो RBDTOL 1,5 बिसफॉस्फेट, और उसके बाद हमारे ये इंटरमीडिएट बनता है 6 कार्बन का, एंड उसके बाद हमारे बनता है 3PGA जो कि 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनते हैं। फॉस्फोग्लिसरिक मॉलिक्यूल है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के 3 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, बट आपको ये तो पता है ना, एक जो शुगर का मॉलिक्यूल होता है या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज होता है, सबसे सीधी सी बात है वो क्या है हमारे 6 कार्बन का होता है। ठीक है, 6 कार्बन से क्या है हमारे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 6 कार्बन चाहिए होंगे। ठीक है, बट हमारे यहाँ क्या है, कितने कार्बन है हमारे 3 कार्बन है, तो 3 CO2 हमारे यहाँ आए, 3 CO2 आए, ये क्या है रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है। ठीक है, फिर फिक्सेशन के बाद यहाँ क्या है हमारे 6 ATP यूज में लिए जा रहे हैं, ATP यूज में लिए जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ATP कहाँ से आए हैं, ये हमारे जो लाइट रिएक्शन हुई थी वहां से आ रहा है। सेकेंड स्टेप होता है यहाँ पर रिडक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन के बाद क्या है, यहाँ इंटरमीडिएट 3 कार्बन का शुगर बनता है। अब आपको पता है अगर 3 CO2 है तो 3 ही कार्बन रिलीज होगी, जबकि हमारे जो शुगर मॉलिक्यूल होता है वो हमारे 6 कार्बन का होता है। तो उसके लिए क्या है, इस साइकिल को 2 बार रन करना होगा, तो 3 तो एक बार में आ गए, तो 3 × 2 करेंगे तो इस तरह से हमारे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम अगर 6 है तो 3 कार्बन हो गए, अगर यहाँ 12 लेंगे तो यहाँ पूरे 6 कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये बैलेंस वाली चीज भी सीखनी है, ये बाद में बताऊंगी आपको, पहले एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ क्या रीजनरेशन होगा,
राइबोलोज बिसफॉस्फेट का, एंड यहाँ पर क्या है, फिर से हमारे एटीपी के मॉलिक्यूल्स यूज में लिए जाएंगे। रिडक्शन स्टेप में क्या है, हमारे जो NADPH जो बन रहा था लाइट रिएक्शन से, ये यूज में आएगा। ये देखो इस तरह से दोनों प्रोडक्ट्स जो होता है हमारे C3 साइकिल में यूज में लिए जा रहे हैं, ATP भी एंड NADPH। ठीक है, अब हम देखते हैं या नॉर्मल प्रोसेस समझाई हुई है, कोई कार्बन बैलेंस वगैरह नहीं किया हुआ है। यहाँ रूबिस्को एंजाइम जो है, ठीक है, RUBP की प्रेजेंस में प्लस में CO2 की प्रेजेंस में क्या है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ और इस प्रोसेस को, स्टेप को क्या बोला गया, फर्स्ट स्टेप है कार्बन फिक्सेशन या फिर कार्बोक्सिलेशन। ये हो गया। फिर है हमारे यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल जो है फिर यूज में आ रहे हैं, एंड कौन सा बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, वो मिल रहा है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट हमें मिल रहा है। ठीक है, ये था हमारे सेकंड स्टेप रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे लाइट रिएक्शन में बना हुआ बाई प्रोडक्ट था NADPH, ये NADP प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, एंड देन हमें इंटरमीडिएट मिल रहा है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, G3P। फिर उसके बाद क्या है, हमारे राइबोलोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ G3P, राइबोलोज बिसफॉस्फेट से ये क्या है, हमारे RUBP में कन्वर्ट हुआ। अब राइबोलोज 5-फॉस्फेट से ये RUBP में अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये स्टेप है हमारे रीजनरेशन ऑफ RUBP, एंड यहाँ पर फिर से हमारे ATP मॉलिक्यूल को यूज में लिया जा रहा है। तो इस तरह से क्या है, 3 स्टेप में प्रोसेस हो रही है। लाइट रिएक्शन के जो बाई प्रोडक्ट्स है वो यूज में आ रहे हैं, कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कुछ चीज पे आप देख सकते हैं। ये सब हमने सबसे पहले देखा कैसे कैसे स्टेप्स, कहाँ कहाँ ATP सब चीजें यूज में आ रही। अब हम थोड़ा सा इसको बैलेंस फॉर्म में भी देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है हमने यहाँ लिए हैं 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, एंड यहाँ पर हमने लिए हैं RUBP के। ये एक होता है 5 कार्बन का, तो 6 मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम RUBP के, तो 5 कार्बन इंटू 6 करेंगे हम, तो 30 कार्बन ये हो जाएगी 30, और 6 हमारे हो जाएंगे इसके CO2 के। तो इस तरह से 6 CO2 के और 30 ये, तो 36 मॉलिक्यूल हमारे हो जाएंगे ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट का, मतलब यहाँ हमारे हो जाएंगे 6 एंड 6 12 मॉलिक्यूल है। अब ये 3 कार्बन का ये हमारे बना, तो 12 इंटू 3 का इक्वल्स टू हो जाएगा 36। वैसे भी आप देख सकते हैं RUBP के 5 कार्बन का होता है, 6 इसके मॉलिक्यूल है, तो 30 हो गया, और CO2 जो है हमारे 6 मॉलिक्यूल हमने लिए, तो 30 प्लस में 6 36 हो जाएगा। डायरेक्ट हम देखते हैं। ठीक है, ये 36 है। अब हमने CO2 जो है 6 मॉलिक्यूल लिया, तो इसका डबल हमारे ATP यूज में ले रहे हैं, तो यहाँ 12 आ जाएगा हमारे ATP मॉलिक्यूल। ठीक है, जो कि यूज में आ रहा है। फिर उसके बाद है हमारे ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट से क्या होगा, हमारे ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, तो ट्रायोस फॉस्फेट जो है वो भी सेम यही है, 12 इंटू 3, तो ये हो जाएगा वही 36। ठीक है, ये 36 हो गया। अब यहाँ पर रिड्यूस्ड हो रहा है NADPH का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ कितने मॉलिक्यूल है, इसके है 12 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है, वो है हमारे 6 कार्बन। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, 2 हमारे क्या आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर ट्रायोस फॉस्फेट निकल रहे हैं 2, तो यहाँ एक 3 कार्बन का है, तो 2 निकले तो 6 कार्बन। तो इस तरह से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे रिलीज हो गया। अब बच्चे भी यहाँ 6 तो यहाँ निकल गए, तो बच्चे भी कितने रिमेनिंग हमारे 30 कार्बन। तो ट्राइस फॉस्फेट जो होता है, अब इसके अंदर 10 इंटू 3 मतलब 30 कार्बन यहाँ पर बच गए। ठीक है, अब यहाँ ये 30 कार्बन जो है आगे चलेंगे, रीजनरेशन होगा RUBP का, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट बनेगा यहाँ पर पहले, फिर ये है बिसफॉस्फेट। तो इस तरह से मैंने आपको बैलेंस फॉर्म पे भी बता दिया। अब यहाँ जो रीजनरेशन होता है RUBP का, तो यहाँ पर भी क्या है, हमारे ATP के 6 मॉलिक्यूल्स काम में आता है। तो अब आपको ओवरऑल ध्यान रखना है, यही बनाती हूँ। अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपको अगर बनाना है, तो ये होता है 6 कार्बन का, तो यहाँ हमें चाहिए होंगे 6 CO2। ठीक है, 18 चाहिए होगी हमारे ATP, एंड 12 चाहिए होगा हमें NADPH। ये चीज ओवरऑल आपको याद होनी चाहिए कि कितने मॉलिक्यूल किसके बन रहे हैं। ये टेबल जो है इससे घूम घूम के
क्वेश्चन आता है, आपको ये ध्यान रखना है कि कितने CO2 लिए जा रहा है। अगर यहाँ पर इसका हाफ अगर 3 CO2 लिए जा रहे होंगे तो यहाँ ATP जो है वो 12 ही होगा और हमारे यहाँ 9 ATP रहेंगे एंड यहाँ रहेंगे हमारे 6 NADPH। ये कैसे निकाला है आप सीधा सिंपल सा निकाल सकते हैं। अगर यहाँ हमारे CO2 हमारे 6 है तो यहाँ क्या हो रहा है, इसकी डबल ATP यहाँ काम आ रही है, देखो 12 ATP, ठीक है। तो यहाँ इसी तरह से हमारे 3 कार्बन है तो इसका डबल हो जाएगा 9 एक जगह, और बचा हुआ 3 है हमारे है दूसरी जगह जब उसका रीजनरेशन हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ 9 ATP आ गया एंड यहाँ इसका डबल है 6 यानी DPH। तो इस तरह से हम इसका हाफ निकाल रहे हैं। अगर हम यहाँ इसका एक मॉलिक्यूल लेंगे तो 3 ATP आ जाएगा एंड 2 NADPH आ जाएगा। इस तरह से भी आप पूरा देख सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, कितने मॉलिक्यूल हम CO2 के ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इन चीजों को कन्वर्ट करके चलना है, कितने ATP किस में यूज में आ रहे हैं, कितने NADPH यूज में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे तीनों स्टेप्स। पहले मैंने आपको समझा दिया कार्बोक्सिलेशन, दो स्टेप वैसे मैंने समझा दिया, एक बार लैंग्वेज होमे में देख लेते हैं। रिडक्शन में क्या होता है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। फिक्सेशन होता है 6 molecule of CO2 and for this fixation 6 turns of the Calvin cycle are required for removal of 1 molecule of glucose from the pathway, ठीक है। 6 बार क्यों साइकिल रन होगी, एक बार में एक ही ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिक्स होगा। तो 6 बार रन होगी तो क्या है हमारे 6 CO2 के मॉलिक्यूल बनेंगे, 6 CO2 के मॉलिक्यूल बनेंगे तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे अल्टीमेटली रिलीज होगा। इसलिए क्या साइकिल 6 बार रन होती है। रीजनरेशन में क्या है, यहाँ क्या है CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP होता है जो कि क्रूशियल है इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड होती है। तो यह क्या है RUBP का रीजनरेशन होता जाता है एंड कंटिन्यूअसली CO2 मिलती जाती है एंड प्रोड्यूस एंजाइम की हेल्प से हमारे कंटिन्यूअसली ATP का ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता जाता है। इस तरह से यहाँ क्या है इसका RUBP का रीजनरेशन रिक्वायर्ड होता है। अब पूरे स्टेप्स में कहाँ कितनी ATP लगी है, क्या क्या बना है, वो सब चीजें हम समझ रहे हैं। कार्बोक्सिलेशन में क्या है हमारे कोई ATP नहीं बन रही है, ना ही कोई NADPH यूज में आ रहा है, ठीक है, 0 है यहाँ पर। रिडक्शन में क्या है हमारे 2 ATP बन रहे हैं एंड 2 ही NADPH यूज में आ रहा है। ये है हमारे एक CO2 के लिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर रीजनरेशन में क्या है हमारे NADPH तो आपको पता है कोई भी यूज में नहीं आ रहा है, बट एक ATP के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी मैंने आपको बताया था एक CO2 के लिए 3 तो हमारे ATP यूज में आ रहे हैं एंड हमारे 2 क्या है NADPH यूज में आ रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है अल्टीमेट। अब यहाँ देखो, hence for every carbon dioxide molecule entering the Calvin cycle 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH are required, ठीक है। 6 का CO2 अगर होंगे इनपुट देंगे तब ही जाकर के एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमारे आउटपुट के रूप में बाहर आएगा। 18 ATP यूज में ले रहे हैं तब जाके हमारे 18 ADP यूज में बनेंगे, मतलब कन्वर्ट होंगे और 12 NADPH से 12 NADP प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा पूरा कैल्विन साइकिल किस तरह से काम करती है। C3 साइकिल हमने देख ली, पूरा एनर्जी बैलेंस भी देख लिया कि किस तरह से एक CO2 मॉलिक्यूल्स में हमारे कितने मतलब कि ATP यूज में आ रहे हैं एंड कितने NADPH यूज में आ रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड हमारे 3 अगर CO2 है तो 9 हमारे ATP एंड 6 है NADPH2, ठीक है। अगर 6 CO2 है तो हमारे हैं 18 ATP एंड 12 NADPH2। ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैंने पूरे कार्बन पूरा समझा दिया, एक CO2 में क्या होगा, 3 CO2 में क्या होगा एंड 6 CO2 में क्या होगा, ठीक है। आई होप आपको ये साइकिल बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे 1 से 2 बार आप इस रिकॉर्डिंग को देखोगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब C4 साइकिल, कैम साइकिल, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा हमारा चैप्टर।
तो आपको भी बोरियत सा फील होगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आपको क्या जजमेंट चाहिए लेक्चर्स में और क्या ऐड करना चाहिए मुझे, उसका सजेशन भी आप मुझे दे सकते हैं।